गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। चलिए दोनों साथ साथ बैठा है। गज्जब, बिहार में चुनाव आ रहा है इसलिए। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा रवि जी। क्या चलिए हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब उसी रो में हम लोग आगे बढ़े और हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट के स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं पता करेंगे तब तक आप प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, क्योंकि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, ठीक है, और कौन कौन से पार्ट्स जो है वो किस किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, इस कंडीशंस को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स की बात करेंगे तो पहला जो स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट होगा वो किसका होगा, मेल गैमेट। ठीक है, दैट इज व्हाट नोन एज स्पर्मेटोजोआ। सो स्पर्मेटोजोआ का एक फोटो जो है वो हमने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, और इस फोटो में हमारे पास एक कंप्लीट स्पर्मेटोजोआ जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए स्पर्मेटोजोआ की बात जब हम करेंगे तो एक चीज तो आपको बहुत पहले से बताया गया है कि इट इज द हैप्लॉइड मेल गैमेट विच इज प्रोड्यूस इनसाइड द टेस्टिस ऑफ ए स्पर्म। ये पहली बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म होते हैं ये मिलियंस एंड मिलियंस के ना नंबर में फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है, ये भी बात आपको पता है, ये सब बातें ऑलरेडी की जा चुकी हैं। अब देखिए, अब यहां पर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है, इनमें कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई दे रही, यानी एक नॉर्मल स्पर्मेटोजोआ के पास कौन कौन सी चीजें जो है वो अवेलेबल हैं, कौन कौन से पार्ट्स जो है वो अवेलेबल है। तो देखिएगा, सबसे पहला जो हिस्सा है वो किसका है, हेड का। ठीक है, सबसे पहला हिस्सा किसका है, हेड का। और याद रखिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे के पूरे सिस्टम में कोई नहीं है। ठीक है, क्यों, इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। दूसरा क्या है, बीच का हिस्सा है जिसको आप क्या कहते हैं, मिडिल पीस कहते हैं। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कहां से जुड़ा हुआ है, एक्चुअल में नेक से। देखिए, नेक का भी एक कॉन्सेप्ट है, यहां पर हमने देखिए नेक भी लिखा हुआ है, बट नेक का क्या रोल है, नेक क्यों हम जनरली यूज नहीं करते, ये सारी बातें अभी हम देखेंगे। और तीसरा जो है वो आपके पास क्या है, टेल। तो एक्चुअल में तीन ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला हिस्सा जो है वो है हेड का, दूसरा जो है वो मिडिल पीस का, और तीसरा क्या है, टेल का। क्लियर, ये वाली बात समझ में आ रही है। अब देखिए, हेड का जो हिस्सा होता है, ठीक है, जिसके लिए मैंने कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात की हेड जो होते हैं, इट इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेड इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, ठीक है, हेड जो है वो किससे सराउंड किया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि देखिए गैमेट है तो क्या है, ये सेल है, और सेल अगर है तो इनके पास क्या होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही ऑब्वियसली। ठीक है, और ऊपर से क्या है, ये एनिमल सेल है, तो उनकी आउटर कवरिंग जो होगी वो तो वही होगी जो सारे के सारे सेल में होती है। सो दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। दूसरा, उसके नीचे आइए, देखिए आप उसके नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इस रीजन में। ठीक है, और इस रीजन को हम लोग कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। दो तीन सवाल मैं आपको बोल रहा हूं, तीनों के तीनों सवाल कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिलेंगे। पहला कि हेड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके निचले हिस्से में एक स्पेसिफिक रीजन है जो हेड का सबसे ऊपरी हिस्सा है, और उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्रोजोम कहते हैं। अब देखिए, एक्रोजोम के बारे में एक बात सीखे, एक्रोजोम बनते किससे से, ठीक है, हाउ एक्रोजोम इज फॉर्म्ड। देखिए, एक्रोजोम जो होते हैं इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडी। एक्रोजोम जो होते हैं वो किससे बने हुए हैं, गोल्गी बॉडी से। किससे बने हुए हैं, गोल्गी बॉडी से। समझ में आ रहा है ना। देखिए, गोल्गी बॉडी के कुछ फ्रैगमेंट्स जो होते हैं, गोल्गी बॉडी के कुछ जो पार्ट होते हैं वो एक्रोजोम के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट है जो एक्रोजोम में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं गोल्गी रेस्ट। समझ में आ रहा है ना। जो फंक्शनल है वो एक्रोजोम बना दिया, ठीक है, और जो नॉन फंक्शनल है, जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसने क्या कर दिया, उसको हम लोगों ने गोल्गी रेस्ट कह दिया। और ये 11th क्लास में जब हम फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी पढ़ते हैं उस समय भी मैंने आपको लिखवाया। ठीक है, आपको शायद याद नहीं होगा,
हमने उस समय भी आपसे कहा था कि जब आप 12th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में हम आपको वहां से जोड़ करके बताएंगे। सो गोल्गी बॉडी का एक फंक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि एक्रोसोम है तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, वो वाले कंडीशंस भी आएंगे। इसलिए मैंने कहा एक्रोसोम के आसपास में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो किस चीज से बना है, दैट इज द गोल्गी बॉडी, एक तो ये क्लियर है। दूसरा देखिए, एक्रोसोम के अंदर में, एक्रोसोम में बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, अंदर में खाली जगह है, बैग लाइक है, जिसके अंदर में एक केमिकल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? एक केमिकल विच इज कंसिस्टेड ऑफ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, जो किसको कंसिस्ट करते हैं? ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ब्रेक करने वाले एंजाइम्स हैं, डिसॉल्व करने वाले एंजाइम्स हैं, और उस एंजाइम्स का जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइल्यूरोनिडेज। उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? हाइल्यूरोनिडेज कहते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। इट इज द ग्रुप ऑफ केमिकल विच इज कंसिस्टेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजोल्यूशन ऑफ क्या? तो जो आपके एग के लेयर्स होते हैं, डिजोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एग, ठीक है, ताकि कि स्पर्म की एंट्री एग के अंदर हो सके। तो बेसिकली दो बड़े एंजाइम्स यहां पर पाए जाते हैं, आने वाले टाइम में आपको पढ़ाएंगे अलग से। एक को कहा जाता है जोनालाइसिन, ठीक है, और एक को कहा जाता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। दो एंजाइम्स बेसिकली यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है जोनालाइसिन, जो 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 क्या करते हैं, एग में एक लेयर होती है जिसको कहते हैं जोना प्लूसिडा, उस लेयर को लोकली डिसॉल्व करते हैं। और दूसरा होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये एंजाइम जो होते हैं, ये ऊपरी पार्ट में जो एक टफ लेयर होती है, किसकी? एग की, उसको ये डिसॉल्व करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन तीसरी लेयर को डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा जो लेयर होता है, जो इंटरनल लेयर होता है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम लोग विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं एग में। एग का वो क्या है? विटेलाइन मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है ना? तो दो को डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स अवेलेबल है, तीसरे के लिए हमारे पास एंजाइम्स नहीं है, यानी विटेलाइन मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के एंजाइम इसमें यानी हाइल्यूरोनिडेज में नहीं है। और आपको मालूम है ये हाइल्यूरोनिडेज केमिकल जो होते हैं, हाइल्यूरोनिडेज केमिकल जो होते हैं, वो किसके मॉडिफिकेशन है? इसको भी आपने सेल में पढ़ा है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का कॉन्सेप्ट कहां पढ़े हो? सेल में, लाइसोसोम में। बहुत अच्छे, ठीक है। कहां पढ़े हम? लाइसोसोम के अंदर। और लाइसोसोम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते थे, उनकी पीएच कितनी होती है? 5.0। कितनी होती है? 5.0, यानी एसिडिक पीएच। सिमिलर टाइप ऑफ पीएच कंडीशन इज आल्सो अवेलेबल इन दिस। तो इट इज कंसिस्टेड ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है। एंड ऑल्सो पीएच सिमिलरिटीज आर अवेलेबल, ठीक है। और उनके पास पीएच सिमिलरिटीज भी जो होती हैं, पीएच की सिमिलरिटीज भी अवेलेबल होती है, यानी एसिडिक पीएच पर ये भी अवेलेबल है। इसमें किसी को दिक्कत? तो ये दूसरा सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और तीसरा देखिए, एक्रोसोम का काम क्या है, समझिएगा। एक्रोसोम का काम क्या है? देखिए, हेड का ऊपरी हिस्सा एक्रोसोम है, और बीच का जो हिस्सा यानी जो निचला हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा, ठीक है, वो हिस्सा जो है वो दूसरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला हिस्सा जो एक्रोसोम है वो क्या करता है? तो जिस समय में स्पर्म एग के बहुत क्लोज पहुंचते हैं, एक्रोसोम विल ब्रेक, एक्रोसोम टूट जाते हैं। और क्या हो जाते हैं? ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, हाइल्यूरोनिडेज, वो क्या हो जाते हैं? इट रिमूव, इट सिक्रीट आउट, वो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल करके डायरेक्टली एक्ट करते हैं टू द एग। तो एग के जो लेयर्स होते हैं उनको लोकली, पूरे को नहीं करते, जो लोकल एरिया, उसमें बताएंगे दो अलग अलग पोल्स बनते हैं। तो एनिमल पोल का जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है, उस पॉइंट को ये क्या करते हैं? डिसोसिएट करते हैं, उसको वो डिसॉल्व, डिसोसिएट मत कहिए, डिसॉल्व करते हैं, और अपने लिए एक स्पेस बनाते हैं ताकि कि वो सीधे इंटर कर जाए। ये बात समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है? तो सारे के सारे सवाल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चाहे वो एक्रोसोम का कॉन्सेप्ट हो, किस चीज से बना है, चाहे वो किस एंजाइम से बना है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उस एंजाइम का नेचर क्या है, ठीक है, वो एंजाइम किसके सिमिलर है, कौन से एंजाइम्स के सिमिलर है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये सारे के सारे सवाल जो है वो आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुछ बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ एक बोर्ड एग्जाम में आज तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन सीयूईटी और तमाम अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर है? ये वाली बात नहीं भूलेंगे, सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये जो हिस्सा होता है
इट इज द मेन पार्ट। हेड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो होता है वो हेड का निचला हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस अगर है तो इनके पास क्या है? क्रोमैटिन है, न्यूक्लियर क्रोमैटिन है। और न्यूक्लियर क्रोमैटिन की संख्या कितनी है? 23। कितनी है? 23। यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमैटिन या क्रोमोसोम इज अवेलेबल इन दिस रीजन एंड इट इज द मेन रीजन जो एक्चुअल में जाकर के एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो जाकर के एग के साथ फ्यूज करने में, उनके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करने में मदद करते हैं। और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? एम्फीमिक्सिस। क्या कहते हैं उसको? एम्फीमिक्सिस कहते हैं। तो 23 क्रोमोसोम इधर से गए मेल के साइड से, ठीक है, और 23 क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के न्यूक्लियस में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। एक बात और देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन ये दो ऐसे पार्ट हैं, जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन दो ऐसे पार्ट हैं जिनको आप बहुत मिला जुला करके पढ़ सकते हो। आपको याद होगा हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े थे। सोटन एंड बोवेरी ने एक पूरी की पूरी एक थ्योरी दी है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी कहा। और उस क्रोमोसोमल थ्योरी में एक थ्योरी है, एक लाइन लिखी हुई है, मैं एक बार याद दिला रहा हूं आपको, कि एग और स्पर्म जो होते हैं दे एक्ट्स एज अ ब्रिज, ठीक है। और उसमें भी आपको यह पता अभी फिलहाल नहीं था कि न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म और एग इज रिस्पॉन्सिबल टू डू दिस प्रोसेस, यानी कि दोनों के मिलने से क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं या फिर उनके साइटोप्लाज्मिक रीजन, ठीक है। तो सुटॉन एंड बॉवेरी ने क्या कहा याद है? उन्होंने कहा कि जैसे जैसे स्पर्म की मैच्योरिटी होती है, ध्यान से समझना, जैसे जैसे स्पर्म की मैच्योरिटी होती है उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हो जाते हैं? साइटोप्लाज्मिक रीजन यानी साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो धीरे धीरे लॉस कर जाते हैं। याद आ रहा है? देयर इज अ लूजिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक रीजन, ठीक है। और जब मैच्योरिटी हो जाती है तो देयर इज अ निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म या देयर इज अ एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इन द रीजन ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी इन द रीजन ऑफ स्पर्म, ठीक है ना। उनके स्पर्म के जो रीजन होते हैं उनमें मैच्योरिटी के दौरान पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो खत्म हो जाए। इसका मतलब यह हुआ, जबकि एग में साइटोप्लाज्म है, इसका मतलब यह हुआ कि साइटोप्लाज्म इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, फॉर द ट्रांसफर ऑफ क्रोमैटिन या फॉर द ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है ना? न्यूक्लियस कैन डू द फंक्शन। तो एक चीज क्लियर हो गई कि न्यूक्लियस हैज कैपेबिलिटी टू डू द फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये दूसरा कि एक और चीज क्लियर हो गई कि अगर ये स्पर्म मैच्योर है तो उस कंडीशन में इनके पास साइटोप्लाज्मिक रीजन निग्लिजिबल है। समझ में आ रहा है ना? और क्या क्या नहीं होता साइट, और क्या क्या नहीं होता इनके पास? इनके पास न्यूक्लियोलस नहीं होते। समझ में आ रहा है ना? आरएनए जो है वो एब्सेंट होते हैं, समझिएगा। और क्या एब्सेंट होते हैं? और एक और चीज एब्सेंट होती है, दैट इज द एसिडिक प्रोटीन। कौन कौन सी चीजें एब्सेंट होती हैं स्पर्म में? पहला साइटोप्लाज्म मैच्योरिटी के बाद, दूसरा आरएनए, तीसरा क्या? न्यूक्लियोलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द ह्यूमन स्पर्म। और उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें कौन सा ऑप्शन है? न्यूक्लियोलस। सो ये याद रखेंगे, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज एब्सेंट होती है, दैट इज द एसिडिक प्रोटीन। बट यहां पर प्रेजेंट क्या होते हैं? दो चीजें, एक डीएनए और दूसरा बेसिक प्रोटीन नोन एज हिस्टोन। इसलिए क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें किसी को डाउट है? समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, एक एक बात आपको बता रहा हूं, एक भी सवाल आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से नहीं छूटने, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें जो है वो मेंशन्ड है, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, और क्वेश्चन लगाइएगा तो आपको वहां पर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग इसके नीचे, अच्छा एक बात मैंने जो कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस अगर है तो एंट्री तो इसी को करनी है। देखिए एक बात जान लीजिए, ये जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं ना एक्सेप्ट न्यूक्लियस, ये सब के सब न्यूक्लियस को सपोर्ट करते हैं टू इंटर्स इनसाइड द एग, मीट विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग एंड अंडरगोज फर्टिलाइजेशन एंड अंडरगोज फ्यूजन, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे करके क्या होते चले जाते हैं? हटते चले जाते हैं, रिमूव करते चले जाते हैं। देखिए कल के न्यूज में, आप लोग न्यूज नहीं सुनते, अच्छी बात है, नहीं सुनना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ न्यूज अच्छे भी होते हैं।
कुछ न्यूज़ जो होते हैं खास करके डिबेट वाले न्यूज़ वो बिल्कुल ना सुनिए। ऐसा लगता है जैसे कुत्तों की लड़ाई चल रही है। ठीक है, पता नहीं चलता है कि कौन किससे लड़ना चाहता है। अगर उनको छोड़ दो तो तलवार से दो चार को एक दूसरे के पैनलिस्ट माथा उथा फोड़ फाड़ लेंगे। ठीक है, गर्दन वर्दन काट देंगे। ठीक है ना, तो वो मत सुनिए। ठीक है, उससे आपके अंदर एक लड़ाकी प्रवृत्ति जो है वो जन्म लेने लगेगी, आप भी किसी से भी उलझने लगेंगे। नहीं तो डिबेट में भले ही पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन कल एक बहुत अच्छा न्यूज़ था और इसमें आपको आज मैंने स्टेटस भी लगाया। ठीक है, और ये आपके लिए तमाम हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। हमारे यहाँ शुभांशु शुक्ला, ठीक है, जो एक्चुअल में तो फाइटर पायलट रहे। ठीक है, उन्होंने 2006 में एनडीए क्वालिफाई किया, उसके बाद उनको कमीशन मिला 2008-9 में। उसके बाद वो फाइटर पायलट के तौर पर काम करते रहे। इस बार स्पेस एजेंसी में जाने की जो बात आई, ठीक है, एक्चुअली भारत अपना एक मिशन शुरू कर रहा है जिसका नाम है गगनयान। ठीक है, और गगनयान भारत का पहला इसरो का ऐसा मिशन है, ठीक है, जिसमें हम एस्ट्रोनॉट्स को पहली बार अंतरिक्ष की सैर कराएंगे। ये पहला ऐसा अवसर होगा। तो उसमें हमने 6 लोगों को चूज किया है। 6 लोगों में एक नाम है जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला, जो एक्चुअल में लखनऊ के हैं। और इनको इस बार प्रिविलेज मिला, इनको इस बार मौका मिला। हालांकि सबने वो क्वालिफाई किया, सबने जो भी उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम थी नासा और इसरो की जो कंबाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, लेकिन ये मौका मिला शुभांशु शुक्ला। ठीक है, और वो पहली बार भारत की तरफ से, पहली बार, अभी तक भारत से कोई नहीं गया है, उसको कहते हैं NSS, नहीं, हाँ, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये पृथ्वी के मतलब ग्रेविटेशन के बाहर जो सबसे लोअर रीजन है वहीं पर वो सेटल किए गए। ठीक है, और ये बहुत पहले किया गया। ठीक है, 1998 में शायद। ठीक है, लगभग 10-11 कंट्री का ये कंबाइंड वेंचर है और इसमें 3 लोग इस वहां पर जा रहे हैं, जिसमें एक वो भी हैं। ठीक है, तो जब आप देखिएगा कि जब भी कोई ऐसी मिशन होती है, ठीक है, जब किसी को स्पेस शटल से ऊपर जाना होता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि लॉन्च होते हैं ये लोग किससे, रॉकेट से। तो जब लॉन्चिंग प्रोग्राम होती है या कभी सैटेलाइट को देखिए, जब लॉन्चिंग प्रोग्राम होती है आप देखेंगे कि वो क्या हो जाते हैं, नीचे का हिस्सा थोड़े दूर के बाद जाकर के टूट जाएगा, फिर उसके बाद बीच का हिस्सा टूट करके अलग हो जाएगा, फिर और ऊपर जाएंगे तो एक और हिस्सा टूट करके अलग हो जाएगा। लास्ट में बस वही हिस्सा जो है वो आपके ग्रेविटी से बाहर निकलता है, जिसको बाहर निकलने के लिए ये सारी चीजें लगी हुई थी। ठीक है ना, बाकी सारे के सारे टूट टूट करके अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से आपके स्पर्म की कंडीशन होती है। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक अ सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोग्राम। ठीक है, यहां पर न्यूक्लियस जो है ये एक्चुअल में सैटेलाइट है और बाकी जितनी भी चीजें हैं उनके साथ ये सब उनके सपोर्टिंग पार्ट हैं। ठीक है, टेल खत्म होगा, सबसे पहले एक्रोसोम खत्म हुआ, टेल खत्म हो गया, फिर अंदर जाने पर मिडिल पीस खत्म हो गया, तो क्या बचा, सब तो खत्म हो गए। जो बचे वो केवल और केवल एक पार्ट है, एंड दैट पार्ट इज व्हाट द न्यूक्लियस इज। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोग्राम को कभी भी देखे होंगे तो आपको ये बात याद हो आज, तो कोई बात नहीं, सबसे लंबी भी है क्लास की। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस प्रक्रिया को जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें समझ, और स्पर्म को अपने दिमाग में चलाते रहना। ठीक है, और तब आप देखना आपको बहुत मजा आएगा, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये लॉन्चिंग प्रोग्राम होता है और किस तरीके से नेचर की तरफ से, ठीक है ना, स्पर्म के न्यूक्लियस की लॉन्चिंग होती है इनसाइड द एग। ठीक है, एकदम खट से अंदर। और देखिए आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में पहला सीन, ठीक है, जिसमें वो ये बताते हैं कि जन्म से पहले ही हमारी भाग दौड़ शुरू हो जाती है। मिलियंस ऑफ स्पर्म के बीच में कोई एक स्पर्म जीतता है जो एग को पेनिट्रेट करता है, ये सच्चाई है। बाकी सारे के सारे फेल्योर हैं, सारे के सारे फेल कर जाते हैं। ठीक है, वहां पर भी कंपटीशन है भाई। ठीक है, कि कौन स्पर्म जो होगा वो जाकर के फाइनली एग को पेनिट्रेट करेगा। बाकी बेचारे पीछे से मुंह देखते रहते हैं, अरे यार हम नहीं जा पाए, कोई बात नहीं है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन तब तक तो वो मारे जाते हैं। ठीक है ना, हाँ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम क्या होता है, वो खत्म, फिर दूसरे की बारी आती है। तो वहां से जो शुरुआत होती है हमारे जीवन में कंपटीशन की, खास करके बॉयज की, यहीं से शुरू होती है, से लेकर के आपके जीवन के अंतिम दिन तक ये कंपटीशन चलते रहता है। मरने के बाद भी कंपटीशन है। 4 को अगर लाश आ गया सब ना स्मशान पर, तो वहां पर भी वेटिंग चल रहा है भाई, आपकी वेटिंग है, आप 3 घंटे के बाद जाइएगा।
ठीक है, वहां पर भी लाइन लगा करके मुंह बना के खड़े हैं, भाई जल्दी इनको निपटाओ। ठीक है, ये तो शुरू से कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, मरने वाले का आधार कार्ड दिखाओ, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये है, अच्छा सेम देखिए, बहुत सारी मूवीज जो है ना वो इन सारे चीजों के ऊपर में बनी हुई भी है। एक और मूवी थी, याद है आपको? उस मूवी का नाम है, अरे का तो नाम है, अरे जिसमें वो है दिलजीत दोसांझ और अक्षय कुमार, का तो नाम है, अरे जल्दी बताओ। बैड न्यूज गुड न्यूज है, इसको गुड न्यूज कहते हैं, बैड न्यूज कहते हैं, गुड न्यूज। उसमें भी आपको शुरुआत में ये वाली बात दिखाई गई है। ठीक है, अच्छा स्पर्म से रिलेटेड, एक से रिलेटेड तमाम ऐसी मूवीज बनी है। आयुष्मान खुराना की मूवी है, ठीक है ना, वो का तो नाम है उसका, मैं नाम ही भूल जाता हूं भाई। उसमें दिखाया गया है स्पर्म डोनर की कहानी, ठीक है ना, वो क्या नाम है जी, हाँ विकी डोनर, अरे गजब शाबाश, विकी डोनर। तो तमाम ऐसी मूवीज बनी है। देखिए, अगर आप उन मूवी को मूवी की तरह ना देखें कि हमको सलमान खान देखने जाना है, तो हमको प्रीति जिंटा देखने जाना है, तो हमको फलानवा देखने जाना है, अगर आप ये काम करके नहीं जाते हैं, आप मेरी तरह बायोलॉजी के शिक्षक या स्टूडेंट के तौर पर जाते हैं, तो यू कैन वॉच ओनली बायोलॉजिकल पार्ट इन दैट मूवी। ठीक है, आप ये देखेंगे कि उसमें से कौन सा एग्जाम्पल बच्चों के सामने रखना है। ठीक है, जो और आप मूवी से बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसा नहीं है वो खाली पेड़ के सामने नाचने वाली बात छोड़ दीजिए। ठीक है ठीक है, बाकी आप जो है वो आप आराम से देख सकते हैं, समझ में रहे ना। हाँ मतलब वो वाला छोड़ दीजिए, बाकी जो पार्ट है वो आप देखिए, आपको बहुत सारी नई बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना, हॉलीवुड देखिएगा तब तो और बेहतर है, उसमें तो और बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखाई देती है आपको। ठीक है, खैर वापस आइए, वापस मूवी से बाहर आते हैं हम लोग। ठीक है, अभी तो सितारे जमीन पर है। ठीक है, पता नहीं कैसी मूवी है, कोई देखा है क्या जी? कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है, बस ऐसी अच्छी। हम लोग क्या हुआ कि कोई मूवी देखने के लिए गए थे, उस समय ग्वालियर में रहते थे, वो पता नहीं कौन सी वेलकम देखने गए थे शायद। और जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचे, पता चला कि मूवी बदल गई है। कौन सी मूवी लगी है? तो एक आमिर खान की मूवी है, उसमें कुछ नहीं था, एक आमिर खान और एक छोटा बच्चा दरअसल सफारी, और उसका नाम था तारे जमीन पर। हम लोग कहा यार ये कैसी मूवी होगी, ना कोई, उस जमाने में हम लोग भी हीरोइनें देखने जाते थे, ठीक है, ना कोई अच्छी हीरोइन है, ना कोई हीरो है, कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम एक सिंपल। अच्छा अरे सुनो, पोस्टर का भी एक बड़ा इंपैक्ट होता है। ठीक है, पोस्टर में भी ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा करके देखे जा रहा है। ठीक है, बट हम लोगों ने जब उस मूवी के अंदर इंटर किया और जब मूवी देखी, तो लगा कि ये मूवी गजब की मूवी है, मतलब अलग ही लेवल थी उसके। ठीक है, और ये काम आमिर खान ही कर सकते हैं, ये भी बात है। देखो, आप भले ही किसी एक्टर को अच्छा बोलो, बुरा बोलो, आपको पसंद हो नापसंद हो, एक अलग मैटर है, लेकिन कुछ एक एक्टर जो है वो बहुत फाइन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ठीक है, देखो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ तो मुझे पैसा देंगे, ठीक है, कि मेरा बड़ाई कर रहा है वो, ठीक है ना, और प्रमोशन कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हो सकता है कि सितारे जमीन पर भी अच्छी मूवी होगी, आई होप कि अच्छी होगी। मुझे भी मौका मिलेगा कभी 2-4 साल के बाद तो मैं देख लूंगा, फ्री में पैसा लगा करके देखना बहुत मुश्किल है। चलिए देखिए, दूसरा जो हिस्सा होता है ये हिस्सा है, देखिए नीचे का, इसके जस्ट नीचे देखिए, इट इज द इंडिस्टिंक्ट पार्ट। बीच का हिस्सा जो है ये थोड़ा सा, मतलब इसका कोई बेसिक अपीयरेंस आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहां पर एक चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल दो तरीके के होते हैं, एक को कहा जाता है डिस्टल सेंट्रियोल और दूसरे को कहा जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ऐसे अरेंजमेंट होती है, ऐसे। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि सेंट्रियोल का काम क्या है मालूम है? देखिए, एनिमल सेल डिवीजन में ये पार्टिसिपेट करता है। तो जाइगोट में जब क्लीवेज की प्रोसेस होती है, ध्यान देना, जब जाइगोट में क्लीवेज की प्रोसेस होती है, उस दौरान ये सेंट्रियोल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सेल डिवीजन वहां भी हो रही है। जाइगोट में आपको बताते ना क्लीवेज की प्रोसेस, जिसमें कहते हैं कि देयर इज अ रैपिड माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन द जाइगोट। तो जब डिवीजन होगा, माइटोसिस होगी, तो उस कंडीशन में स्पिंडल फाइबर बनने की जरूरत है, और स्पिंडल फाइबर बनाने की जिम्मेदारी जो है वो कहां से आती है? सेंट्रियोल्स। सो देयर इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, जो याद रखना, ये बड़ा मतलब पिक्यूलियर पार्ट है, आपको बोर्ड एग्जाम में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके नीट के एग्जाम में ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। उसके नीचे क्या है? एक सिलेंड्रिकल रीजन है। क्या है? एक सिलेंड्रिकल रीजन है, जिसमें क्या है? लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फॉर्म।
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये किस फॉर्म में है? स्पाइरल्स के फॉर्म में। ऐसा लगेगा जैसे धागे से गुथा हुआ है। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए स्पाइरल, जैसे लगेगा कि धागे से गुथा हुआ है ये, ठीक है, माले जैसा। और इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है कि आप उसको माइटोकॉन्ड्रिया कह दीजिए, ध्यान दीजिएगा। ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मिडिल पीस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल, इज नोन एज नेबन-कर्ण। ये टर्म याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। क्या कहते हैं आप इसको? नेबन-कर्ण कहते हैं। और देखिए, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई देखो, स्पर्म के मूवमेंट की जरूरत है ना, और स्पर्म के मूवमेंट की अगर जरूरत है तो उसको एनर्जी चाहिए ना, तो उस एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी? दैट माइटोकॉन्ड्रिया, यानी नेबन-कर्ण के पास। समझ में आ गया? और प्रोसेस वही है जो माइटोकॉन्ड्रिया करता था, आपको याद है? उस प्रोसेस का नाम था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये जो प्रोसेस जिससे ये एनर्जी निकालते हैं वो क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है? देखिए, उसके बाद है ये रीजन, एक लंबा सा टेल, दैट इज द फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये क्या है? ये सबसे बड़ा हिस्सा, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये मूवमेंट, यही ऐसे 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 मूव करेंगे, ठीक है ना, स्प्लैश करेंगे, तो उस कंडीशन में एक जो स्पर्म के जो आगे के हिस्से होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप समझिए इस बात को, स्पर्म की मूवमेंट कहां होती है? कहां होती है? कहां होती है? सीमेन के अंदर। स्पर्म की मूवमेंट कहां होती है? सीमेन के अंदर। और सीमेन कैसे है? गाढ़े लिक्विड है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में इनकी मूवमेंट में तो ऐसे प्रॉब्लम आएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे कैसे तैराकी होती है, तैरते हैं तो क्या करते हैं? वो बिल्कुल ऐसे 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 उसको, उस पार्ट को, यानी कि जो सीमेन होते हैं उनको ये हटाते हैं, ठीक है, ताकि कि आगे की मूवमेंट को मैनेज किया जा सके। और इस तरीके से वो सीमेन में आसानी के साथ मूव कर सकते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ टेल। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए, टेल के ऊपर में क्या लगा हुआ है? एक सिथ लगा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक सिथ। और अंदर में एक माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिनकी अरेंजमेंट होती है 9+2। देखिए, एक चीज और छूट गया, यहां पर जो सेंट्रियोल होते हैं इनकी अरेंजमेंट होती है 9.0, 9.0, 9.2। ये माइक्रोफिलामेंट के अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, ये माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होते हैं। अरे जैसे साइकिल का स्पोक देखो, पुरनका साइकिल, बुढ़वा साइकिल का, कि बीच में एक जगह होती है और ऐसे 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 स्पोक्स लगे हुए होते हैं जो एक रिंग के साथ जुड़े, जिसको रिम कहते हैं, रिम के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जो बीच का हिस्सा है उसकी अरेंजमेंट, अगर मान लीजिए कि दो ऐसे छोटे छोटे से गोले स्ट्रक्चर होते तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग 2 के फॉर्म में लिखते हैं, यानी 2 हैं वो, और स्पोक्स कितने हैं? 9। तो अरेंजमेंट कैसा हो गया? 9+0। लेकिन अगर बीच में केवल ऐसे खाली जगह होती और इसमें ऐसे 9 स्पोक्स निकले हुए होते, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उस कंडीशन में उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? 9+0 अरेंजमेंट कहेंगे। समझे? बीच में अगर 2 है तो उस कंडीशन को 9+2 कहेंगे। और अगर बीच में कुछ नहीं है, बीच में खाली है, गोल है, और उसके साथ साथ 9 स्पोक्स निकले हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं। तो सेंट्रियोल के पास 9+0 अरेंजमेंट है, जबकि इनके पास क्या है? 9+2 अरेंजमेंट है। ये बात समझ में आ रही है? और देखिए, इसके एंड पॉइंट को देखिए, ये जो साइटोप्लाज्मिक शीथ है वो यहीं तक है। ये वाला लाइन दिख रहा है ना, ये जो बाहर निकला हुआ है, इसमें साइटोप्लाज्मिक शीथ नहीं है। तो साइटोप्लाज्मिक शीथ जहां नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको भी हम लोगों ने दिखाया है, उसको हम लोग कहते हैं एंड पीस। क्या कहते हैं उसको? एंड पीस। क्लियर है? तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात हो गई। एक बात और देखिए, स्पर्म की एक लाइफ होती है, 2 तरीके की लाइफ है। एक उनकी फंक्शनल लाइफ, जिसको हम लोग वायबिलिटी पीरियड कहते हैं, जिस समय में वो एग को इतना फंक्शनल होता है कि वो एग के साथ जोड़ करके और आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है उनका लाइफ, केवल फंक्शनल नहीं होंगे बट जिंदा हैं। तो ओवरऑल लाइफ जो होती है वो कितनी होती है? लगभग 72 घंटे तक की, ठीक है। और वायबिलिटी पीरियड जो होती है वो कैसी होती है? 24 घंटे, ठीक है। 24 आवर्स की वायबिलिटी पीरियड है, और 72 घंटे तक स्पर्म जो होते हैं वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ देयर लाइफ। क्लियर है? समझ में आया सबको? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे